हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 14, जिसका टाइटल है लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन, और इसके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस यहाँ पे हम डिस्कस करना चाह रहे हैं। तो यदि आप इस चैप्टर के आपने कॉन्सेप्ट्स और थ्योरी कॉन्सेप्ट्स नहीं पढ़े हैं और आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गड़बड़ है कॉन्सेप्ट्स में, तो आप इससे पहले वाला जो वीडियो जो आ चुका है चैनल पे उसको आप देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक इंक्लाइन प्लेन को ऐसे बेंड किया गया है और उसके ऊपर रखा हुआ है एक ब्लॉक, और आपको बताना ये है कि हम कितनी मैक्सिमम हाइट तक इस ब्लॉक को ले जा सकते हैं जब तक ये ना फिसले। अब ये क्वेश्चन और इस टाइप के क्वेश्चन जो हैं वो फेवरेट रहे हैं जेईई मेंस वालों के और जेईई एडवांस वालों के। मैं बहुत जब छोटा था तब से इस क्वेश्चन को देख रहा हूँ, और ये अभी भी 2021 में भी ये क्वेश्चन मान नहीं रहा है, तो आगे भी ये आ सकता है, ऐसी इसकी संभावना है। तो ये मान लेता हूँ कि आपके पास एक पैराबोला है x²/4, एक पैराबोला की इक्वेशन है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला, और इस आर्म पर हम क्या कर रहे हैं, एक ब्लॉक को टिका रहे हैं। तो एक ब्लॉक को मैं यदि यहाँ पे टिकाता हूँ तो क्या होगा कि एक इसके ग्रेविटेशनल फोर्स का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा, और इस ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपोनेंट की वजह से ये इस डायरेक्शन में मूव करना चाहेगा और स्लिप होना चाहेगा, इस प्लेन पर, इस सरफेस पर स्लिप होना चाहेगा। फ्रिक्शन विल कम इनटू द प्ले, और फ्रिक्शन कहेगा कि मैं तुझे स्लिप नहीं होने दूंगा, बिकॉज मेरा कैरेक्टर है कि स्लिपिंग को रोकना। तो फ्रिक्शन इस पे ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा और इसको स्लिप होने से रोकेगा। अब मैंने क्या किया, इसको और ऊपर रख दिया, और ऊपर रखने से क्या होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का जो कंपोनेंट है जो इस डायरेक्शन में आ रहा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा, और फ्रिक्शन फिर से कहेगा कि मैं स्लिप तुझे नहीं होने दूंगा। तो मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फ्रिक्शन है लगने लगेगा और स्लिपिंग को रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन मैं यदि और पीछे ले जाना चाहूं, इस ब्लॉक को और ऊपर कर देना चाहूं, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट है इंक्लाइन प्लेन के अलोंग, वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रेविटी और ज्यादा तेजी से इसको पुल करने लगती है। तो फ्रिक्शन के लिए एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब फ्रिक्शन कह देगा कि यार अब मैं इससे ज़्यादा तुझे सपोर्ट नहीं कर सकता, मैं इससे ज़्यादा स्लिपिंग को नहीं रोक सकता, बिकॉज मेरी भी एक लिमिट है, μs/n के बराबर मेरी एक लिमिट है, उससे ज़्यादा मैं फ्रिक्शन नहीं लगा सकता, उससे ज़्यादा मैं एफर्ट नहीं लगा सकता स्लिपिंग को रोकने के लिए। तो हमें वही जो आपके पास लिमिट है, वही लिमिट आपको कैलकुलेट करनी है, कितनी हाइट तक मैं इसको ले जा सकता हूँ, कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता हूँ कि जब फ्रिक्शन जो है अपना साथ जो है छोड़ दे। तो मैंने माना कि एक ऐसा पॉइंट है यहाँ पर, और इस पॉइंट पर क्या होता है कि फ्रिक्शन जो है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर लग रहा है, μs/n के बराबर, और यही हाइट आपको निकालनी है। इस ग्राउंड से आपको हाइट निकालनी है, कितनी हाइट पे ऐसा हो जाएगा जब फ्रिक्शन की वैल्यू μs/n के बराबर हो जाए। तो इस पॉइंट पर मैं एक टेंजेंट बनाता हूँ। इस पॉइंट पे आप टेंजेंट बनाएंगे तो टेंजेंट का एंगल हॉरिजॉन्टल से मान लिया थीटा के बराबर, और यही एंगल इस कर्व के लिए टेंजेंट का स्लोप है। तो मैं इस tan थीटा को लिख सकता हूँ, tan थीटा इज इक्वल टू dy/dx फॉर दिस कर्व, और dy/dx फॉर दिस कर्व मैं लिख सकता हूँ यहाँ से x/2 आपको tan थीटा मिल जाएगा। अब इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस कैलकुलेट कर लीजिए। इसके ऊपर लग रहा होगा एक नॉर्मल रिएक्शन, एक लग रहा होगा mg, एक लग रहा होगा आपके पास mg साइन थीटा, और लग रहा होगा एक mg cos थीटा। सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए। नॉर्मल की वैल्यू mg cos थीटा के बराबर है और mg sin थीटा की वैल्यू μs/n के बराबर है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा μs/mg cos थीटा इज इक्वल टू mg sin थीटा। तो यहाँ से mg से mg चला गया तो आपको मिल जाता है यहाँ पे μs इज इक्वल टू tan थीटा, μs इज इक्वल टू tan थीटा आपको मिल जाएगा, और tan थीटा कितना है, x/2 के बराबर। तो x/2 की वैल्यू आपको मिल जाती है 0.5, तो आपको मिल जाता है यहाँ से x इज इक्वल टू 1। अब x इज इक्वल टू 1 तो इन्होंने पूछा नहीं है, इन्होंने पूछा है कि हाइट कितनी होगी, यानी कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट यदि मैं x, y मान लेता हूं और x की वैल्यू कितनी मिली है 1, सो 1, y में आपको y बताना है। तो मैं कह सकता हूं ये जो कोऑर्डिनेट है इस ग्राफ को सेटिस्फाई करेगा, तो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को मैं ग्राफ की इक्वेशन में पुट कर दूंगा, y की वैल्यू निकल जाएगी। तो y है आपके पास x²/2, तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू 1/2। 1/2 विल बी योर आंसर। आगे इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें दिया है कि एक बॉडी है 1 किलो की और हॉरिजॉन्टल फ्लोर पे रेस्ट करती है। आहा बढ़िया। इसके बाद फ्रिक्शन इसमें दिया है, फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 1/√3, एंड इट इज डिजायर्ड टू मेक द बॉडी मूव बाय अप्लाइंग अ मिनिमम पॉसिबल फोर्स। मिनिमम फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक, तो ये आपके पास कोई ब्लॉक है, वो ग्राउंड पे रखा है,
तो उसको मिनिमम फोर्स से यदि आप उठाना चाहते हैं, इसको मूव कराना चाहते हैं, तो वो मिनिमम फोर्स जो होता है वो किसी एंगल थीटा पर होता है, और उस मिनिमम फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है आपको ये याद रखना है कि ये म्यू एम जी अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। इरडोव का सवाल है ये, और इरडोव में पूछा गया है कि ये मिनिमम फोर्स बताइए और किस एंगल पर ये लगाना चाहिए। उन्होंने एंगल भी पूछा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है। तो ये निकाल देंगे वैल्यू। म्यू की वैल्यू कितनी है 1/√3, मास कितना है इसका 1 kg इंटू 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू स्क्वायर कितना है 1/3। तो ये बन जाएगा आपके पास 10/√3 डिवाइडेड बाय 4/√3, 2/√3। तो ये √3 से √3 कट जाएगा, आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5। सो 5 न्यूटन विल बी द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें दिया हुआ है कि एक बॉय है, ये इन पुल्लियों की सहायता से इस ब्लॉक को खींचना चाहता है। ये फोर्स लगा रहा है नीचे, और ये चाहता है कि मेरे नीचे का जो प्लेटफॉर्म है वो आगे खिसक जाए। तो हमें निकालना क्या है कि मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम फोर्स that a boy can exert on the rope so that piece of wood does not move। ये मूव नहीं करना चाहिए। अब इसको मूव करवाने से रोक कौन रहा है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन स्लिपिंग को रोकता है। तो फ्रिक्शन की जो एक्सट्रीम लिमिट्स हैं वहां पे हमें फ्रिक्शन को पहुंचाना है, यानी फ्रिक्शन की वैल्यू इस क्वेश्चन में म्यू एस इंटू एन के बराबर करनी है हमें। अच्छा ठीक है, तो चलिए इसको करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ इस बंदे का, और इस बंदे के नीचे जो प्लेटफॉर्म है इसका कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम में बना देता हूँ। अच्छा, तो इसके ऊपर एक रस्सी की वजह से फोर्स लग रहा होगा F के बराबर। अब भाई ये रस्सी को खींचेगा तो रस्सी इसको खींचेगी, रस्सी के ऊपर ये फोर्स लगाएगा F, तो रस्सी इसके ऊपर लगाएगी फोर्स F। और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा F के बराबर, और एक फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पे, पीछे की तरफ फ्रिक्शन लग रहा होगा म्यू एस इंटू एन के बराबर, और एक नॉर्मल लग रहा होगा इस ग्राउंड के साथ, इसका नॉर्मल एन। और ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं इन दोनों के लग रहे होंगे। मासेस कितने कितने हैं इनके? 4 और 5। सो 90 न्यूटन जो है नीचे की तरफ जो है फोर्स लग रहा होगा। आपको यही चीज़ कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे आप वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस को बराबर कर देंगे तो कितना मिल जाएगा? F प्लस एन इज इक्वल टू 90। तो नॉर्मल मिल जाएगा आपको 90 माइनस एफ, और आप इन दोनों फोर्सेस को बराबर कर देंगे तो आपको मिलेगा F इज इक्वल टू म्यू कितना है 1/2 इंटू एन कितना है 90 माइनस एफ। तो आपको मिल जाएगा 2F 3F इज इक्वल्स टू 90। F मिल जाएगा आपको 30 न्यूटन के बराबर। सो 30 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स आप लगा सकते हैं जिससे ये हिलेगा नहीं। 30 से ज़्यादा लगाएंगे तो हिल जाएगा, 30 से कम लगाएंगे तो भी नहीं हिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि दो ब्लॉक हैं, एक का मास है 4.5 kg, एक का मास है 0.5 kg, और नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया जा रहा है F के बराबर। आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम कितना फोर्स हम लगा सकते हैं इस नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर जिससे कि ये दोनों ब्लॉक जो हैं साथ चलें। तो मैक्सिमम फोर्स लगाने का मतलब क्या है यहाँ पे? तो मान लीजिए मैं यहाँ पे 1 लाख न्यूटन के बराबर फोर्स लगा देता हूँ नीचे वाले ब्लॉक पर, तो ब्लॉक के साथ क्या होगा देखिए, देखते जाइए। तो ये ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो प्रॉबेबली पीछे की तरफ रह जाएगा, पीछे रह जाएगा, और नीचे वाला ब्लॉक जो है वो तेजी से आगे की तरफ निकल जाएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम फोर्स लगाने की यहाँ पर लिमिट है कि हम इतना ही एक मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास होगी जितना फोर्स हम लगा सकते हैं जिससे ये दोनों साथ तब तक चल पाएंगे। कम फोर्स लगाएंगे तो दोनों साथ साथ चलेंगे, ये बात समझ में आ रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। तो ये प्रॉब्लम की जो जड़ है वो है इन दोनों के बीच का फ्रिक्शन, जो इन दोनों को स्लिप होने से नहीं रोक पा रहा है। तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है हम कैलकुलेट करेंगे कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन बीच में लग सकता है, और उस फ्रिक्शन की वजह से ऊपर वाला ब्लॉक ही एक्सेलरेट हो रहा होगा, और हम ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, कितना मैक्सिमम एक्सेलरेट हो सकता है, उसी एक्सेलरेशन से कॉमन एक्सेलरेशन हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो इस फसाद की जड़ है कि इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो कम पड़ रहा है बेचारा, तो वो कितना कम पड़ रहा है और वही कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल m मास का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। तो अब इसका मास है 0.5 kg, तो नीचे 5 न्यूटन के बराबर फोर्स लग रहा होगा, एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा इस ब्लॉक की वजह से इसके ऊपर, और पीछे की तरफ इसका फ्रिक्शन जो है इसको आगे की तरफ खींचेगा इस वाले केस में।
फ्रिक्शन ही इसको एक्सेलरेट करा सकता है। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है म्यू एस इंटू एन के बराबर। तो म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 3/7 है, इस कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 3/7 इंटू नॉर्मल कितना है 5 न्यूटन के बराबर, तो आ जाएगा आपके पास 5 इंटू 3/7 दैट इज 15/7 न्यूटन। इट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स। और यहाँ पे यदि आप एक्सेलरेशन निकालना चाहते हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ छोटू ब्लॉक, ये कितना आ जाएगा आपके पास, इसको आप 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 3/7 इंटू 10, 3/7 इंटू 10 जो है ये आपके पास वैल्यू आ जाने वाली है, तो आ जाएगा आपके पास 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। तो हम कहेंगे इस पूरे सिस्टम को कि भाई तेरे पास तो एक्सटर्नल फोर्स है, तुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको एक्सेलरेट कराने के लिए फ्रिक्शन ही रिस्पॉन्सिबल है। तो तुम एक काम करो, तुम दोनों जो है इतने एक्सेलरेशन से ही चल लो। तो हम कहेंगे कि कॉमन एक्सेलरेशन जो है वो हो जाएगा आपके पास F अपॉन टोटल मास कितना है इनका 5 kg, और ये वैल्यू होनी चाहिए आपके पास 30/7 के बराबर। तो आपको मिल जाएगा फोर्स, एक्सक्यूज मी, तो आपको फोर्स मिल जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 150 डिवाइडेड बाय 7 न्यूटन। अब देख लो इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है सही आ रहा है। अच्छा, इंटीजर टाइप है तो इसको डिवाइड कर लीजिए, तो 7 दूनी 14 और आपके पास बचा 1, 7 एकम 7, 3 21.4, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 21 आपका आंसर मिल जाएगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इसमें दिया है कि ब्लॉक m मास का है, स्लाइड करता है फ्लोर पर, फोर्स लगाया जाता है F, तो आपको बताना है कि इसका एक्सेलरेशन कितना है और कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के आपको दिया हुआ है। ठीक, सिंपल सा सवाल है कि ग्राउंड पे रखा हुआ ब्लॉक है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट कर लेंगे। एक कंपोनेंट आएगा F cos थीटा, एक कंपोनेंट आएगा आपके पास F sin थीटा। एक इसके ऊपर लग रहा होगा नीचे mg, एक लग रहा होगा नॉर्मल, और यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन के बराबर लग रहा होगा। तो यहाँ से पहले नॉर्मल रिएक्शन निकाल लीजिए। वर्टिकल डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाऊंगा तो आपको मिलेगा नॉर्मल प्लस F sin थीटा, ऊपर वाले सारे फोर्सेस इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्सेस mg। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू आपको मिलने वाली है mg माइनस F sin थीटा। ये नॉर्मल हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस जो हैं उनकी वजह से हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ F cos थीटा माइनस म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए तो आपको मिलेगा F cos थीटा माइनस म्यू के इंटू एन, एन की वैल्यू mg माइनस F sin थीटा, mg माइनस F sin थीटा इज इक्वल टू ma। अब मास से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपको रिजल्ट जो है आपका मिल जाएगा। सो F cos थीटा बाई m, तो देख लेंगे भाई कौन सा ऑप्शन इसमें से सही आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक ब्लॉक है जिसका मास है √3 kg और उसके ऊपर फोर्स लगाया गया है कुछ इस तरीके से, और ये फोर्स जो है ये क्रिटिकल फोर्स है, और आपको बताना ये है कि इट डज नॉट मूव। तो इसकी वैल्यू आपको बतानी है कि जिससे ये ब्लॉक जो है ये मूव नहीं करे, और फोर्स जो लगना है वो इस तरीके से लगना है। ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो ये फोर्स के जितने सारे एरो दिए हैं इसकी जगह आप सिंगल एरो से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ये ब्लॉक है, फ्री बॉडी डायग्राम मैं बना रहा हूँ। नीचे लग रहा होगा mg के बराबर फोर्स, एक लग रहा होगा फोर्स नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। इस फोर्स के जो हैं दो कंपोनेंट्स आप कर सकते हैं। फोर्स इस तरीके से है, हॉरिजॉन्टल से बना रहा है ये 60 डिग्री एंगल, ये एंगल 60 है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल भी कितना होगा 60। तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, F cos 60 और नीचे की तरफ आएगा F sin 60। देख सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट की, इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी है मूव करने की वो इस डायरेक्शन में है। तो फ्रिक्शन इसके और ग्राउंड के बीच में स्लिपिंग को रोकने के लिए इस डायरेक्शन में लग रहा होगा, और फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम लग सकती है म्यू एस इंटू एन के बराबर। ठीक है, बिकॉज हम मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं जिससे ये स्लिप ना हो, ये मूव ना करे। तो बस यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस कर देंगे, इस फोर्स को इसके साथ बैलेंस कर देंगे और इस फोर्स को इन दोनों के साथ आप बैलेंस कर देंगे। तो देखिए बैलेंसिंग करने से आपको क्या मिलने वाला है। तो पहले मैं लिखूंगा नॉर्मल रिएक्शन n इज इक्वल टू mg प्लस F sin 60 और म्यू s इंटू n की वैल्यू निकाल चुके हैं mg प्लस F sin 60 और इज इक्वल टू आप इसे करेंगे F cos 60 के F cos 60। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू दे रखी है 1/3√3
और मास दिया है √3, तो एंगल दिया है 60 डिग्री। देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे, इस वाली इक्वेशन को हम आगे सॉल्व करने जा रहे हैं। 1/3√3 और अंदर है mg यानी कि √3 × 10 प्लस f cos 6 sin 60 जो है वो होता है √3/2 और ये बराबर किसके है, f cos 60 के, यानी कि f/2 के बराबर है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 से √3 चला जाएगा, तो आपको मिलेगा अंदर 10/3 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो आपको मिलेगा √3 से √3 चला जाएगा, आपको मिलेगा f/6 इज इक्वल टू f/2। तो यहाँ से f/2 माइनस f/6 तो क्या मिल जाएगा आपके पास f/3 इज इक्वल टू 10/3। तो यहाँ से f की वैल्यू आपको मिल जाएगी 10 न्यूटन के बराबर। सो 10 न्यूटन आपको मिल जाएगा फोर्स। तो आपसे पूछा गया है कि 3x की वैल्यू जो है आपको बतानी है, यानी इस फोर्स को आपको 3x की फॉर्म में लिखना है और x की वैल्यू आपको बतानी है, तो x की वैल्यू आ जाएगी 3.33 विल बी योर फाइनल आंसर। ठीक है, समझ गए, सिंपल था सवाल। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि एक बंदा जो है स्प्रिंग बैलेंस पे खड़ा है और स्प्रिंग बैलेंस रखी हुई है लिफ्ट में। पेन की इंक खत्म हो गई है, नया पेन ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे एक एलिवेटर है और इस एलिवेटर में रखी हुई है एक वेइंग मशीन और वेइंग मशीन पे एक भाई साहब खड़े हैं जिनका वेट हम मेजर कर रहे हैं और वो जब लिफ्ट जो है स्टेशनरी रहती है, इसका एक्सेलरेशन 0 है फॉर श्योर जब स्टेशनरी है लिफ्ट, तो ये अपना वेट पाते हैं 60 kg। तो 60 kg ये वे होते हैं, इसका मतलब है कि जो नॉर्मल रिएक्शन इस वेइंग मशीन पर लग रहा होगा वो कितना होगा, mg के बराबर, mg के बराबर विच इज 600 न्यूटन। यानी कि वेइंग मशीन आप जानते हैं कि ये नॉर्मल रिएक्शन मेजर करती है जो आदमी के द्वारा लगाया जाने वाला है। तो स्टेशनरी कंडीशन में नॉर्मल की वैल्यू 600 न्यूटन होती है। अब ये लिफ्ट क्या करती है, ये एक्सेलरेट होती है नीचे की तरफ 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो यदि लिफ्ट एक्सेलरेट होगी नीचे की तरफ विद एक्सेलरेशन 1.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी होने वाली है, नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू होने वाली है m/g - a। ये आपको वैल्यू मिलने वाली है। तो मास यहाँ से देख चुके हैं 60 kg के बराबर आया था, यहाँ से मास की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास 60 kg। तो 60 kg की वैल्यू यहाँ पे आप रख देंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे नया नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू 60 × 10 - 1.8। सो 10 - 1.8 कितना होता है, बोलो बोलो, 8.2 के बराबर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 60 का 8.2 से, 60 मल्टीप्लाई बाय 8.2 तो आपको मिल जाएगा 492 न्यूटन आपको मिलने वाला है नॉर्मल रिएक्शन। और आपसे पूछा गया है क्या कि व्हाट इज द पर्सन विल बी द वेट ऑफ दैट पर्सन। वेट ऑफ दैट पर्सन जो है आपको कैलकुलेट करना है, तो वेट कितना आएगा आपके पास 492 न्यूटन। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि पार्टिकल को v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है, v0 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया जाता है अलोंग x एक्सिस और उसके ऊपर एक डैम्पिंग फोर्स यानी कि रिटार्डिंग फोर्स उसके ऊपर लगता है और वो फोर्स जो है वो दिया हुआ है आपको -(a)x²। a बेसिकली ये अल्फा है, ठीक, -α(x²) उसके ऊपर रिटार्डिंग फोर्स लगता है। तो आपको ये बताना है कि डिस्टेंस एट विच द पार्टिकल स्टॉप्स, डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस के बाद ये पार्टिकल स्टॉप होने वाला है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको फोर्स दिया हुआ है -(a)x², तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक्सेलरेशन कितना आएगा आपके पास -α/m × x²। एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है v/dv/dx। v/dv/dx इसे लिखा जा सकता है, राइट हैंड साइड पे आपको मिलेगा -α/m × x²। x की टर्म्स को इधर ले जाइए तो आपको मिलेगा v/dv इज इक्वल टू -α/m × x² × dx। दोनों तरफ जो है इंटीग्रेशन आप कर देंगे। अब यहाँ पे लिमिट लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी v0 है, इनिशियल वेलोसिटी v0 है, तो x की वैल्यू उस समय 0 के बराबर है। मैंने मान लिया ओरिजिन से वो स्टार्ट करता है और मैंने मान लिया कि वो x0 डिस्टेंस के बाद रुक जाता है, तो x0 डिस्टेंस पर इसकी वेलोसिटी 0 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ।
वेलोसिटी जो है 0 हो चुकी है, x नॉट डिस्टेंस पे वेलोसिटी 0, x इज इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी v नॉट है। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v dv का इंटीग्रेशन होता है v स्क्वायर बाई 2, लिमिट लगाएंगे आपको मिलेगा माइनस ऑफ v नॉट स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा बाय m। इसको आप सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाई 3, तो लिमिट लगाएंगे तो x नॉट क्यूब बाई 3 आपको रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ से आप माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर सकते हैं और आपको x नॉट की वैल्यू पता चल जाएगी। तो आपको यहाँ से x नॉट क्यूब की वैल्यू मिल जाती है 3v नॉट स्क्वायर बाय 2 अल्फा और ऊपर m भी आपको मिलेगा। इसको आप जो है पावर 1/3 दोनों तरफ ले लेंगे तो आपको मिलेगा x नॉट इज इक्वल टू 3m v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 अल्फा रेज टू द पावर 1/3। तो देख लीजिए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे मास किसी में भी नहीं दिया हुआ है, तो मास यदि मान लेते हैं 1 kg के बराबर है, वैसे क्वेश्चन में गलती है, क्वेश्चन में कुछ गलती है यहाँ पे टाइप करने में, तो बट आप मान लीजिए कि मास की वैल्यू 1 kg है, तब हम बिना मास के एक्सप्रेशन मैच कर लेते हैं। तो नीचे 2 अल्फा है, तो नीचे 2 अल्फा इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये दोनों गलत हैं। पावर 1/2 है, पावर 1/3 है, तो ये गलत है। सो 3v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, 3v नॉट स्क्वायर अपॉन 2 अल्फा, ये ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, या मास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है, यदि आप इसको 1 kg मान लें तो आपका आंसर बैठ जाएगा, या फिर आप यहाँ पे m ऐड कर लें तो सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसमें दिया है कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन एक वुडन ब्लॉक और वर्टिकल वॉल के बीच में 0.2 है। मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स बताना है जिससे ये ब्लॉक जमीन पे ना गिरे। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक आपके पास वर्टिकल वॉल है और एक ब्लॉक है साहब जिसका मास है 1/2 kg, 0.5 kg। हमने एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इसके ऊपर लगाया है और वो फोर्स आपको बताना है कितना होगा जिससे ये ब्लॉक नीचे ना गिरे। तो आप ये सोचिए कि ये ब्लॉक नीचे क्यों नहीं गिरेगा, क्या भगवान इसको रोकने आएंगे? तो जवाब है इसका हाँ, भगवान ने फ्रिक्शन क्रिएट कर रखा है कि इस फ्रिक्शन जो है इस सरफेस और इस वॉल के सरफेस के बीच में स्लिपिंग को ये रोकने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन। तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लिप होना चाहेगा, लेकिन फ्रिक्शन इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा के इस ब्लॉक पे यदि वो फ्रिक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करे तो स्लिपिंग रुक सकती है। और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? म्यू एस इंटू एन के बराबर। तो मैंने फ्रिक्शन के मैक्स आउट कर दिया है फ्रिक्शन को कि भाई कितना तू बचा सकता है मुझे। तो इसने कहा कि मैं म्यू एस इंटू एन के बराबर तक स्लिपिंग रोक सकता हूँ। अब देखते हैं कि इसके ऊपर स्लिपिंग अकर करवाने के लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, इसका ग्रेविटेशनल वेट। सो एम जी के बराबर इसके फोर्स जो है वो स्लिप करवाना चाहता है और म्यू एस इंटू एन के बराबर फोर्स जो है ये इसे स्लिपिंग से रोकना चाहता है। तो देखते हैं क्या कितने फोर्स तक हम स्लिपिंग को, हम यहाँ से कितना फोर्स लगाएं जिससे ये स्लिपिंग रुक सके। तो F की वैल्यू रिलेटेड है नॉर्मल से, नॉर्मल लग रहा होगा इस वॉल की वजह से, नॉर्मल इस तरीके से फोर्स पे डिपेंड कर रहा है नॉर्मल, नॉर्मल पे डिपेंड कर रही है फ्रिक्शन की वैल्यू, और यही फ्रिक्शन की वैल्यू स्लिपिंग को रुकवाने में हमें हेल्प करने वाली है। तो यहाँ से नॉर्मल की वैल्यू को लिख सकते हैं n इज इक्वल टू एफ, बिकॉज इस डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, तो सारे फोर्सेस का सम 0 के बराबर है। तो यहाँ पे फोर्स इस तरफ है, F नॉर्मल इस तरफ है, दोनों को बराबर कर दिया, F की वैल्यू n के बराबर, n की वैल्यू F के बराबर। यहाँ पे n की वैल्यू F के बराबर आ चुकी है, तो म्यू एस इंटू एफ के बराबर ये फोर्स मैक्सिमम लग सकता है। तो mg को इसके बराबर कर सकते हैं यदि स्लिपिंग आपको रोकनी है तो। सो mg इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एफ। तो यहाँ से f की वैल्यू आ जाती है mg अपॉन म्यू एस। तो मास कितना है 0.5, g कितना है 10 और म्यू एस की वैल्यू कितनी है 0.2। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 25 न्यूटन के बराबर आप फोर्स जो है लगाइए, फ्रिक्शन 25 न्यूटन के बराबर आप फोर्स लगाइए और स्लिपिंग जो है आपकी रुक जाएगी। ठीक है, तो आंसर जो है हमारा 25 आ गया। ठीक है, तो ये फोर्स जो है बेटा ये मिनिमम फोर्स है। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा होना चाहिए था कि व्हाट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। तो 25 न्यूटन के बराबर मिनिमम फोर्स आपको लगाना होगा। यदि आप 25 से ज़्यादा लगाएंगे तो भी आपका ब्लॉक स्लिप नहीं करेगा। सो कायदे से इस क्वेश्चन के हिसाब से 25 से बड़ी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सब आपका आंसर होंगी, लेकिन यहाँ पे यदि मिनिमम पूछा जाता तो 25 हमारा आंसर होता। 25 से कम फोर्स लगाएंगे तो ये ब्लॉक जो है ये नहीं टिक पाएगा। इसके बाद चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 में, जिसमें दिया है कि एक बुलेट है, उसको फायर किया गया है, वुडन पीस के थ्रू जाता है और रुक जाता है 50 सेंटीमीटर इसके अंदर चल के।
तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट हिट करने से पहले 10 मीटर पर सेकेंड थी और यूनिफॉर्म डेसिलरेशन फोर्स से ये धीरे पड़ता है, तो आपको बताना है कि x की वैल्यू कितनी है, x न्यूटन इज द वैल्यू ऑफ x पूछा गया है, यानी कि डेसिलरेटिंग फोर्स जो है आपसे पूछा गया है कितना है। तो ये शार्प बुलेट है, वुडन ब्लॉक है, एक्सक्यूज मी, तो यहाँ जो बुलेट है वो जाता है 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है। और यहाँ से जब यहाँ तक वो जाता है, यहाँ से यहाँ तक वो जाता है, तो वो कितना मूव कर लेता है, 50 सेंटीमीटर वो मूव कर लेता है, 50 सेंटीमीटर मूव कर लेता है और यहाँ पे आगे रुक जाता है, वेलोसिटी इसकी हो जाती है 0 के बराबर, ठीक बात। और इस पूरे रास्ते में कांस्टेंट डेसिलरेशन हमें प्राप्त होता है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैं a के बराबर डेसिलरेशन इस पूरी जर्नी में इसको मिलता है। यहाँ तो आपको निकालना है कि वो फोर्स की वैल्यू कितनी होने वाली है। तो यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन कि आपके पास कांस्टेंट एक्सेलरेशन से एक ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड से 0 मीटर पर सेकंड पे आ जाता है और चलता कितना है, 50 सेंटीमीटर। तो बताइए एक्सेलरेशन कितना होगा। तो मैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as जो है लगा सकता हूँ। फाइनल वेलोसिटी 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू माइनस a इंटू 50 सेंटीमीटर 50 बाय 100। तो आपको मिल जाएगा यहाँ से a इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और यदि हम फोर्स निकालना चाहते हैं तो इसको मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा। और यहाँ मास कितना है 0.1 kg, सो 10 न्यूटन जो है आपको फोर्स मिलेगा, 10 न्यूटन हमारा आंसर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें दिया हुआ है कि ब्लॉक जो है रखा हुआ है कि इंक्लाइन प्लेन पर, इंक्लाइन प्लेन को a एक्सेलरेशन से मूव कराया जा रहा है। तो आपको बताना ये है कि अल्फा की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको बतानी है, एक्सेलरेशन की वैल्यू आपको बतानी है जिससे ब्लॉक स्टेशनरी रहे, रुका हुआ रहे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक है इंक्लाइन प्लेन और दूसरा है हमारे पास ब्लॉक। तो जब भी क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स एक्सेलरेट हो रहे हैं तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट पर, किसी एक एक्सेलरेटिंग ऑब्जेक्ट पर बैठ जाते हैं और उस जगह से बैठकर हम दूसरे ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मैं इस इंक्लाइन प्लेन पे बैठने वाला हूँ, विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन बातें करने वाला हूँ, विद रेस्पेक्ट टू इंक्लाइन प्लेन। तो इंक्लाइन प्लेन पे यदि बैठ जाऊंगा तो बिकॉज इंक्लाइन प्लेन स्टेशनरी एक्सेलरेटिंग था तो हमें एक सूडो फोर्स ब्लॉक के ऊपर लगाना होगा। तो यहाँ पे मैं इंक्लाइन प्लेन कह सकता हूँ रेस्ट पर है, बिकॉज इंक्लाइन प्लेन की ही बात की जा रही है। ये ब्लॉक जो है इसके ऊपर एक सूडो फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स की डायरेक्शन इस फ्रेम के एक्सेलरेशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो इसके ऊपर एक सूडो फोर्स में लगाऊंगा m इंटू ए, ठीक। अब ये जो ब्लॉक है ये स्टेशनरी है, यानी इसके ऊपर लगने वाले सारे फोर्सेस का सम 0 के बराबर है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा और यहाँ पे एक फोर्स लग रहा होगा mg के बराबर, mg साइन थीटा, और एक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे mg कॉस थीटा, ठीक। तो आप यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, ये एंगल अल्फा के बराबर है, ये अल्फा के बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एंगल भी अल्फा के बराबर है। तो ma के दो कंपोनेंट आप कर लेंगे, ma कॉस अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा एक कंपोनेंट ma साइन अल्फा, ठीक। तो आप क्या करेंगे, इन सारे फोर्सेस को आपस में बैलेंस कर सकते हैं। ये सारे फोर्सेस आपस में बराबर हैं, ये सारे फोर्सेस आपस में बराबर हैं, इसको इक्वेट कर देंगे तो आपको मिलेगा ma कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg साइन अल्फा। तो यहाँ से m से m चला जाता है और आपको मिलता है a इज इक्वल टू जी टेन अल्फा, a इज इक्वल टू जी टेन अल्फा। तो यही आपका आंसर होने वाला है कि जी टेन अल्फा आपको आंसर मिलेगा। सी ऑप्शन गलत दिया हुआ है, इसका आंसर बी ऑप्शन ही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में, जिसमें दिया हुआ है कि दो ब्लॉक हैं जिसका मास 20 kg और 12 kg के बराबर है। ये 20 kg, ये 12 kg, ये 20 है, ये 12 है। आपको बताना है क्या कि इस 8 kg की जो रॉड है बीच में, इसके भी मिड पॉइंट पे आपको टेंशन बतानी है, इसके मिड पॉइंट पे टेंशन बतानी है कितनी होगी। और इस पूरे सिस्टम को 480 न्यूटन से खींचा जाता है।
तो पहले तो आप ये देखिए कि यदि इस पूरे सिस्टम को किसी फोर्स लगाकर खींचा जाएगा तो पूरा का पूरा सिस्टम एक ही एक्सेलरेशन से मूव करेगा, बिकॉज पूरा सिस्टम जो है रिजिड है, यानी कि किसी भी दो पॉइंट्स के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि सारे के सारे जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं ये सब एक एक्सेलरेशन से मूव करेंगे। तो मैं इस पूरे सिस्टम को एक मान सकता हूं, ये पूरे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको एक सिस्टम की तरह ट्रीट किया जा सकता है। तो मैं कह सकता हूं इस पूरे सिस्टम का जो वेट है जो नीचे की तरफ लग रहा है वो कितना है, 12, 8, 20, 20, 40, यानी 400 न्यूटन के बराबर नीचे की तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स है, ऊपर की तरफ सिर्फ 480 न्यूटन के बराबर फोर्स है। तो मैं इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल सकता हूं, कितना होगा 480 माइनस 400, नेट फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास, टोटल मास कितना है 40। तो आपको ये टोटल एक्सेलरेशन मिल जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। अब हमें मिडिल पॉइंट पे टेंशन निकालनी है, तो आप मिडिल पॉइंट पे जाके इस रस्सी को कट कर दीजिए, या तो आप नीचे वाले पार्ट को ऑब्जर्व कर लीजिए चाहे ऊपर वाले पार्ट को ऑब्जर्व कर लीजिए। बात एक ही है, मैं नीचे वाले पार्ट को ऑब्जर्व कर रहा हूं, तो बीच में से मैं रस्सी को काटूंगा, जहां से टेंशन निकालनी है वहीं से रस्सी को काटते हैं। काटने का मतलब यहां से इमेजिनरी काटना है साहब, असली में नहीं काटी है रस्सी हमने। तो ये आपके पास सिस्टम है नीचे वाला, इसका मास है 12 kg और आधी रस्सी का मास है 4 kg। सो 12 kg यहाँ पे, 4 kg यहाँ पे। अब सिस्टम के ऊपर सारे फोर्सेस दिखाइए। इस पूरे सिस्टम के ऊपर टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, रस्सी का उपल्ला पार्ट जो है इस निचले पार्ट को खींच रहा है टेंशन टी से। यही टेंशन का मतलब होता है कि रस्सी से कनेक्टेड जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितना फोर्स लगाते हैं। तो इस रस्सी से कनेक्टेड कौन सा ऑब्जेक्ट है, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट है, ये कितने फोर्स से खींच रहा होगा, टेंशन टी से। और इस पूरे सिस्टम के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है नीचे की तरफ वो कितना है, 12, 4, 16, 160। पूरा सिस्टम कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इस पूरे सिस्टम के लिए मैं लॉज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा सकता हूं कि सारे फोर्सेस का सम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो t माइनस 160 इज इक्वल टू टोटल मास कितना है 16 इंटू एक्सेलरेशन 2। तो यहाँ से आपको टेंशन मिल जाएगी 160 प्लस 32 इज इक्वल टू 192 न्यूटन। 192 न्यूटन विल बी द टेंशन इन द स्ट्रिंग। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इसमें दिया हुआ है कि ब्लॉक है, रफ इंक्लाइन प्लेन पे रखा हुआ है और ये 2 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स झेल सकता है जब तक ये स्लिप ना करे। इसका मतलब क्या है कि जब हम ब्लॉक के ऊपर नीचे की तरफ 2 न्यूटन फोर्स लगाते हैं तो ये ब्लॉक कहता है कि बस अब मैं जो है स्लिप करने लगूंगा, मैं अब स्लिप करने लगूंगा। तो क्यों स्लिप करने लगूंगा, बिकॉज फ्रिक्शन जो इसके ऊपर लग रहा है उसने जवाब दे दिया है। फ्रिक्शन इस वाले केस में पीछे की तरफ लगेगा बिकॉज mg का कंपोनेंट mg साइन थीटा आगे की तरफ लग रहा है, ये 2 न्यूटन भी आगे की तरफ लग रहा है। तो ये ब्लॉक को आगे की तरफ घसीटना चाह रहे हैं, फ्रिक्शन इनको रोकने के लिए पीछे की तरफ लग रहा होगा और फ्रिक्शन की पूरी जो है औकात यहाँ पे आ चुकी होगी सामने। फ्रिक्शन पूरी दमदारी से लग रहा होगा पीछे की तरफ और तभी ये 2 न्यूटन का मैक्सिमम फोर्स क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पे सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो नॉर्मल जो है इस तरफ लग रहा होगा और नॉर्मल के ऑपोजिट डायरेक्शन में mg cos थीटा जो है यहाँ पे लग रहा होगा। तो सारे फोर्सेस को जो है आप इक्वेट कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg cos थीटा और mg sin थीटा और 2 न्यूटन मिलके μs इंटू n बनाते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ mg sin थीटा प्लस 2 न्यूटन इज इक्वल्स टू म्यू इंटू mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1। अब क्वेश्चन में दूसरा केस दिया है कि यदि हम अप द इंक्लाइन फोर्स लगाते हैं 10 न्यूटन के बराबर, यदि हम 10 न्यूटन फोर्स लगाते हैं मैक्सिमम, तब जाके ये स्लिप नहीं करता है। इससे ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये स्लिप कर जाएगा। तो 10 न्यूटन फोर्स इधर मैक्सिमम लगाने का मतलब है कि फ्रिक्शन इसको इधर जाने से रोकने के लिए इस डायरेक्शन में लग रहा होगा और उसकी वैल्यू होने वाली है μs इंटू n के बराबर। mg का कंपोनेंट mg sin थीटा इस तरफ लग रहा होगा, नॉर्मल लग रहा होगा इस तरफ और इस तरफ लग रहा होगा mg cos थीटा। इन सारे फोर्सेस को भी आपस में बैलेंस कर दीजिए तो नॉर्मल का साथ बैलेंस हो रहा है ये mg cos थीटा, तो नॉर्मल मिल जाएगा आपको mg cos थीटा और ये मिलके इसके और इसके बराबर, मतलब ये दोनों मिलके इसके बराबर हैं, तो आपको मिलेगा μs mg cos थीटा प्लस mg sin थीटा
इज इक्वल टू 10 न्यूटन, इक्वेशन नंबर 2। तो आप यहाँ से दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए। दो ही वेरिएबल हैं आपके पास, कौन कौन से, एक आपके पास mg वेरिएबल है, m वेरिएबल है, और आपके सामने क्या वेरिएबल है, क्या है साहब, म्यू की वैल्यू वेरिएबल है साहब। दोनों वैल्यूज़ को आप सॉल्व कर लेंगे, आसानी से सॉल्व हो जाता है। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू, मास या mg की वैल्यू यहाँ से यहाँ उठा के डाल दो, आपका काम जो है हो जाएगा, म्यू की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। आगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि एक गिवन ऑब्जेक्ट है वो n टाइम्स ज़्यादा लेता है नीचे गिरने में रफ इंक्लाइन प्लेन पर, एज इट टेक्स टू स्लाइड डाउन अ परफेक्टली स्मूथ इंक्लाइन प्लेन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट आपसे पूछा गया है कितना है। सिचुएशन क्या है साहब कि दो इंक्लाइन प्लेन है 45 डिग्री के, एक रफ है और एक स्मूथ है। एक रफ है, स्मूथ है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 के बराबर है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन नहीं पता है, यही निकालना है। तो ब्लॉक जब यहाँ से गिरता है तो मैंने मान लिया कि गिरने का जो डिस्टेंस है वो d के बराबर में मान लेता हूँ दोनों इंक्लाइन प्लेन में। d डिस्टेंस ही नीचे गिरते हैं ब्लॉक नीचे पहुँचने से पहले। तो यहाँ पे इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना रहा होगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ब्लॉक जब नीचे गिरेगा तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा mg साइन थीटा, और पीछे की तरफ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा म्यू mg cos थीटा। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू एन के बराबर होती है, तो नॉर्मल रिएक्शन इस वाले केस में भी mg cos थीटा के बराबर होगा जैसे पिछले सवाल में था। तो यहाँ पे म्यू mg cos थीटा के बराबर फोर्स लगेगा, पीछे mg साइन थीटा लगेगा। आगे तो मैं एक्सेलरेशन यहाँ पे लिख सकता हूँ, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, g साइन थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये एक्सेलरेशन है इस ब्लॉक का इस समय। और जब कोई भी फ्रिक्शन नहीं है तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो आपके पास एक्सेलरेशन बचेगा स्मूथ वाले केस में g साइन थीटा के बराबर। तो कहा गया है कि इसमें कितना टाइम ज़्यादा लगता है, n गुना ज़्यादा समय लगता है। तो मैं मान लेता हूँ यदि यहाँ पे t0 समय लगता है तो यहाँ पे t0 इंटू n के बराबर समय लगता है। समय कैसे निकालेंगे, आपको डिस्टेंस पता है, आपको एक्सेलरेशन पता है, आपको इनिशियल स्पीड पता है, तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं फॉर्मूला कि s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो यहाँ से टाइम हो जाता है आपके पास 2s अपॉन ए। तो यहाँ पे आप टाइम का रेशियो लगा सकते हैं कि t0 अपॉन n टाइम्स t0 टाइम्स का रेशियो इज इक्वल टू 2s अपॉन ए का रेशियो। तो यानी कि आप लगा सकते हैं यहाँ से 1 अपॉन ए विच इज g साइन थीटा। अच्छा, इसका अभी पहले हमने ये स्मूथ वाला लिखा है तो स्मूथ वाले का एक्सेलरेशन नीचे आएगा। ओके, उप्स, ये आएगा कुछ ऐसे, g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g साइन थीटा इज इक्वल टू t0 अपॉन n टाइम्स t0। ये रिलेशन आपको मिलने वाला है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, t0 से t0 कट जाएगा और आपको म्यू की वैल्यू प्राप्त हो जाने वाली है। ठीक है साहब, आगे चलते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, जिसमें दिया है कि फोर्स टाइम वेरिंग फॉर्म से वेरी करता है। ठीक, F इज इक्वल टू के टी, ये फोर्स का वेरिएशन है टाइम के साथ, K कांस्टेंट है, टाइम t सेकंड्स में है। आपको एक्सेलरेशन बताना है एक ब्लॉक का जो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। तो हम ये जानते हैं कि जब तक एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू एक सर्टेन वैल्यू तक नहीं पहुंचेगी तब तक स्टैटिक फ्रिक्शन इस ब्लॉक के ऊपर लगने वाला है और स्टैटिक फ्रिक्शन इसको मूव नहीं करने देगा। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि कुछ समय तक एक्सेलरेशन 0 रहने वाला है हमारे ऑब्जेक्ट का। तो कौन कौन से ग्राफ्स में एक्सेलरेशन 0 है थोड़े समय तक के लिए, तो मैं कह सकता हूँ इसमें नहीं है, इसमें है 0, इसमें है 0, इसमें है 0। उसके बाद जब ब्लॉक स्लिप होना स्टार्ट हो जाएगा तो फ्रिक्शन कौन सा लगेगा उस ब्लॉक के ऊपर, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि आगे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू के टी के बराबर, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है म्यू इंटू एन के बराबर, म्यू के इंटू एन, और इन नेट फोर्सेस की वजह से ये आगे की तरफ बढ़ रहा होगा एक्सेलरेशन ए से। तो एक्सेलरेशन ए में निकाल सकता हूँ कितना होगा, के टी माइनस म्यू इंटू एन डिवाइडेड बाय एम। तो ये k बाय एम इंटू टी माइनस म्यू इंटू एन बाय एम, ये आपको एक्सेलरेशन मिल रहा है। और ये किस तरह की इक्वेशन है, ये y इज इक्वल टू एम एक्स माइनस सी जैसी इक्वेशन है, यानी ये एक नेगेटिव इंटरसेप्ट का पॉजिटिव स्लोप की लाइन, इस तरीके से ग्राफ आपको मिलने वाला है, यानी कि ये वाला पोर्शन ग्राफ का आपको मिलने वाला है आगे। तो ये सिर्फ इस ही ऑप्शन में दिया हुआ है,
तो बी ही हमारा आंसर होने वाला है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। आपको दिया है कि इंसेक्ट चढ़ता है एक गोले के अंदर, तो कितने मैक्सिमम एंगल तक ये चढ़ सकता है, ये आपको कैलकुलेट करना है कितना होगा। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्फा आपको बतानी है कि जिससे ये स्लिप ना हो। तो कितनी ऊंचाई तक फ्रिक्शन इसका सहारा देगा। देखिए, इस बेचारे कीड़े को चढ़ने के लिए कौन सहायता कर रहा है, तो जवाब है फ्रिक्शन इसकी सहायता कर रहा है। तो फ्रिक्शन इसकी सहायता कर रहा है, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा होगा और उसकी वजह से mg जो है नीचे की तरफ खींच रही है, तो फ्रिक्शन आगे की तरफ लग रहा होगा। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ क्वेश्चन में दिया भी हुआ है कि अल्फा एंगल तक ये मैक्सिमम पहुँच जाता है। तो मान लो भाई अल्फा तक पहुँच जाता है, तो क्या हो रहा है यहाँ सिचुएशन पे कि फ्रिक्शन ने जवाब दे दिया होगा कि मैं अब तुझे और आगे नहीं खींच सकता हूँ। तो फ्रिक्शन इस समय लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू म्यू एस इंटू एन के बराबर लग रहा होगा, और यहाँ पे लग रहा होगा इसका mg का कंपोनेंट। तो ये मान लीजिए mg के बराबर है, ये एंगल अल्फा है तो ये अल्फा है, तो mg का एक कंपोनेंट आ जाएगा mg कॉस अल्फा, ये कंपोनेंट आएगा आपके पास mg साइन अल्फा, mg कॉस अल्फा। और इसको आप बैलेंस कर दीजिए, ये नॉर्मल है साहब, आपका नॉर्मल mg कॉस अल्फा आ जाएगा। तो यहाँ से वही सिचुएशन बन जाएगी दैट म्यू एस इंटू mg कॉस अल्फा इज इक्वल टू mg साइन अल्फा। तो यहाँ से मिल जाएगा म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा। म्यू की वैल्यू कितनी है 1/3 इज इक्वल टू टेन अल्फा। तो यहाँ से आपको कॉट अल्फा मिल जाएगा, कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3। तो अल्फा बस यही आपसे पूछा गया है कि कॉट अल्फा इज इक्वल टू 3, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। यदि यहाँ पे टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/3 दिया होता तो वो भी हमारा आंसर होता। और यदि एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, जेईई एडवांस में क्वेश्चन आया है, तो आप इनके ये वाले रेशियोज भी कैलकुलेट करेंगे कि सेक थीटा कितना है, कोसेक थीटा कितना है, तब आप उन सारे ऑप्शंस को टिक कर सकते हैं। ठीक है साहब, आगे चलते हैं अब। हेलो बच्चों, जो 11th से 12th मूविंग स्टूडेंट्स हैं और जो इस साल IIT जेईई एडवांस क्रैक करना चाहते हैं बच्चों, उनके लिए बहुत ही बेहतरीन बैच स्टार्ट होने वाला है अनअकैडमी पे, इवॉल्व बैच, जो कि 7 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि जेईई 2022 में जिनको अपना एग्ज़ाम देना है उनके लिए बैच है। ठीक है बच्चों, और इस बैच में पढ़ाने वाली जो टीम है वो कोटा की टॉप फैकल्टीज़ की टीम है। ठीक है ना, सभी टीचर्स कोटा की टॉप फैकल्टी हैं और इस साल यानी कि इस करंट ईयर में इस टीम ने बेस्ट रिजल्ट दिए हैं और ये अनअकैडमी की नंबर 1 टीम है बच्चों। तो मैं आपको यही कहूँगा कि ये बैच आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, और जब भी आप इसको सब्सक्राइब करोगे तो एनकेसी सर लाइव करके कोड डालना मत भूलिएगा, उससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है बच्चों, जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल प्रूव होगा।